नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक आप लोग 2 चैप्टर देख चुके हैं, जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। एक दरअसल क्लास 9th में हम लोग विश्व इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं, जिनका पूरे विश्व में इम्पैक्ट पड़ा है, उन घटनाओं को समझ रहे हैं। तो एक फ्रांसीसी क्रांति हम लोग समझ चुके हैं, दूसरा रूसी क्रांति हम लोग समझ चुके हैं, और आज हम लोग समझेंगे नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून में सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया था। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ, उससे उसके दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कौर भी नहीं खा पाया। उसे यही डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ उसे भी जहर ना दे दे। हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाज़ी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाज़ियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीतना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें कि नाज़ीवाद का मतलब क्या था। इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी और वो किस चीज़ से डरे हुए थे। और इससे पहले आप हिटलर को देख लें कि ये भाई साहब हैं हिटलर। हालांकि आपने देखा जरूर होगा, फिर भी एक बार देख लें, इन्हीं है हिटलर। मित्र राष्ट्र, अभी एक शब्द आया है। मित्र राष्ट्र का नेतृत्व शुरुआत में तो ब्रिटेन और फ्रांस के हाथ में था, जो लीड कर रहे थे, लेकिन 1941 में सोवियत यूनियन और अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया था और इन्होंने धुरी राष्ट्र यानी जर्मनी, इटली, जापान को मिलकर इनका सामना किया था। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ग्योबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खासतौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे और नाज़ी क्या होता है? नाज़ी शब्द जर्मन भाषा के शब्द नासियोनाल्स के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है और नासियोनाल हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नाज़ी कहा जाता था, नाज़ी। दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने नरसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन के नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितनी ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया।
इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑशविट्ज़ जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाज़ियों को ही मौत की सजा दी थी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली ही, लेकिन नाज़ियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया। अब ये अनुभव क्या था? ये तमाम लोग मानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नींव एक तरह से पहले वर्ल्ड वॉर में ही पड़ गई थी। ये हिटलर का उदय जो है पहले वर्ल्ड वॉर के समापन ने ही तय कर दिया था। इतना ज़्यादा जर्मनी पे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो हुआ क्या था? क्या अनुभव था पिछला? इसको आइए समझते हैं। वाइमर गणराज्य का जन्म। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थीं कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पदत्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। ये देखिए, ये नक्शा है। जर्मनी ने कितना भयंकर कब्जा कर लिया था। वर्साई की संधि के बाद जो जर्मनी का नक्शा है, और संधि के बाद जो जर्मनी के हाथ से निकल गए थे सब। चलिए, मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार, 26% कोयला भंडार, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद वॉर गिल्ट क्लास के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। हुआ ये कि इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना ये थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वो अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीति घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा।
पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था। खंदक खंदक युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए जो गड्ढे खोदे गए थे, उसका महिमा मंडन किया जा रहा था। लेकिन सच्चाई ये थी कि इन खंदकों में वो सिपाही बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा की चाह के सबके सामने बाकी सारी चीजें गौड़ हो गई। केवल फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा ही सबको चाहिए थी, जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकस लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोहों की योजनाओं को अंजाम देने लगी। ये देखिए, स्पार्टकस लीग नामक रेडिकल संस्थान द्वारा देखिए रैली आयोजित करी गई है बर्लिन में। दिख रहे हैं ये, अभी देखिए पूरी फोटो, रैली आयोजित करी गई थी। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गईं। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसीलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला किया। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज उठाने लगे। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। ये देख रहे हैं, वेतन भुगतान के लिए बर्लिन में टोकरियों और ठेलों पर कागज के नोट लादे जा रहे हैं। ये वेतन दिया जा रहा था। और 1923 में जर्मन मार्क की कीमत इतनी कम रह गई थी कि मामूली भुगतान के लिए भी बहुत सारे नोटों की जरूरत पड़ती थी। इतना ज़्यादा वैल्यू गिर गई थी उनकी मुद्रा की। तो हुआ ये कि ढेर सारा कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिए। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46,21,000 मार्क्स तथा दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई। इतना ज़्यादा मुद्रा की वैल्यू गिर गई। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीज़ों की कीमत आसमान छूने लगी। रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भर कर ले जाते हुए दिखाया गया है। ये देखिए, जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट के बाद अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉफ्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया।
सन 1924 से 28 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन ये स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। आप महसूस कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि कैसी परिस्थितियां थीं जो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जब हिटलर का उदय हुआ। ये परिस्थितियां अगर बचपन से कोई बालक देख रहा है तो उसके मन पे क्या छाप पड़ रही होगी मित्र राष्ट्रों के लिए। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी और 1929 से 32 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई थीं, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी, सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया और इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मन का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो "मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ" लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े पाए जाते। ये देखिए तस्वीर है, सोने के लिए कतार में बेघर लोग खड़े हैं, घर नहीं उनके पास सोने के लिए। ये लाइन पे ही लाइन लगी हुई, उसी में लोग सो रहे हैं। महामंदी के दिनों में बेरोजगारों को ना तो वेतन की उम्मीद रहती थी, ना ही ठौर ठिकाने की। जाड़ों में जब उन्हें स्थिर से पाने की जगह चाहिए होती थी तो इसके लिए भी उन्हें पैसा देना पड़ता था। इमेजिन कर पा रहे हैं? जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग, खासतौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही ढरा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही ना रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। कुल मिला के राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थीं जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जम के इस्तेमाल किया गया, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। सर्वहाराकरण क्या होता है? गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना, इतना गरीब हो जाना, तो सब सर्वहारा हो जाता है। अब ये था बैकग्राउंड। अब ऐसे में हिटलर नहीं पैदा होगा तो कौन पैदा होगा? अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवा अवस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया ना होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा लिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया।
कारपोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने उसे आग बबूला ही कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया और इसी पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में ही हिटलर ने बावेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह सफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाज़ी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। तो कुल मिला के नाज़ी राजनीतिक खेमा जो था 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक तो जनता को बड़े पैमाने पर आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन जब महामंदी हुई तो उस दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। और जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी और 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे और 1932 तक आते आते ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले थे। समझ रहे हैं कितना अंतर आ चुका था। ये देखिए न्यूरेमबर्ग में कांग्रेस में हिटलर का स्वागत हो रहा है, जैसे हेल मुगैम्बो करके होता था ऐसे स्वागत करें सब। प्रोपोगेंडा एक शब्द होता है जो आजकल बहुत कॉमन चल रहा है कि प्रोपोगेंडा है, प्रोपोगेंडा है। सरकारें प्रोपोगेंडा फैला रही हैं। ये जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार, जो आप चाहें सिर्फ वही आप दिखाएं, जैसे पोस्टर, फिल्म, भाषण, इन सब के माध्यम से, आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी, ठीक उसी को प्रोपेगेंडा बोलते हैं। ये देखिए न्यूरेमबर्ग में रैली हो रही है 1936 में। जरा देखें कितने लोग शामिल हुए इस रैली में, बाप रे। और इस तरह की रैली जो है हर साल आयोजित करी जाती थी। नाज़ी सत्ता का प्रदर्शन इन रैलियों के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम होता था और विभिन्न संगठन हिटलर के सामने से परेड करते हुए निकलते थे, उसके प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे और भाषण सुनते थे। हिटलर जबरदस्त वक्ता था, उसका जोश, उसके शब्द लोगों को हिला कर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। ये देखिए किस तरह से लोग खड़े हुए हैं, ऐसे और एसएस कतारों के सामने हिटलर भाषण दे रहा है। ये इस तरह के जब चित्र खींचे जाते थे तो इससे नाज़ी सत्ता की भव्यता और ताकत को दर्शाने की कोशिश करी जाती थी। कितना सिस्टमैटिक तरीके से दिख रहे हैं, सब खड़े हैं एकदम, कितना पावरफुल हो गया था नाज़ी। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक वैसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था, जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से ही गुजर रहा था। तो ऐसे में हुआ क्या कि सब लोग हिटलर को मसीहा, रक्षक के रूप में देखने लगे और अवतार के रूप में समझने लगे कि जैसे मानो जनता को इस तबाही से उबारने के लिए उसने अवतार लिया हो। लोकतंत्र का कैसे विध्वंस किया गया जर्मनी में।
30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची कुची 6,808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, नाज़ी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मन में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर ढकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने पर निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। यहाँ से इस सेगमेंट से हम लोग को एक ही चीज़ सीखने लायक है कि अगर अन्याय का बदला अन्याय से किया जाएगा तो वो भी कभी सफल नहीं होगा, वो भी कभी जीतेगा नहीं। अन्याय के बदले हमेशा न्याय मिलना चाहिए, अन्याय के बदले अन्याय नहीं मिलना चाहिए। और पहले विश्व युद्ध में जर्मनी को जितनी करारी हार मिली थी, जितना उसका अपमान हुआ था, उसका बदला हिटलर अपमान के द्वारा ही लेना चाहता था। इस वजह से भी उसका अंत हुआ। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टार्म ट्रूपर्स के अलावा गेस्तापो यानी गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का भी गठन किया गया। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाज़ी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्तापो के यंत्रणागृहों में किसी को भी बंद कर दिया जाता था। कंसंट्रेशन कैंप क्या होता था? ऐसा स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था और ये कैंप जो होते थे बिजली के करंट दौड़ते थे तारों में, उनसे घिरे रहते थे। ये नए दस्ते किसी को भी यातनागृहों में भेज सकते थे, किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री यालमार शाक्त को सौंपी। शाक्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन है। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबी मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया था। ये देखिए फॉक्सवैगन का, ये देखिए पोस्टर है और इस पोस्टर के जरिए एहसास दिलाने की कोशिश करी जाती थी कि अब आम मजदूर भी कार खरीद सकता है। ये उम्मीद दी जाती थी। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटेनलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी इन मिली कामयाबों से ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। पर वो एक कहावत कही जाती है कि अन भला तो सब भला, ठीक, लेकिन सच्चाई ये है कि एंड कैनॉट जस्टिफाई द मीन्स। आपको माध्यम भी अच्छा रखा। अगर आप किसी अच्छे उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं तो एक अच्छे तरीके से बढ़ें।
बेशक वो उद्देश्य पूरा हो जाए, लेकिन अगर तरीका नहीं अच्छा है तो फिर वो कभी उद्देश्य पूरी तरह से सार्थक नहीं होगा, कभी सफल नहीं होगा। इसलिए अंत भला तो सब भला वाले इस कहावत में बहुत खोट है, बहुत आधा अधूरा सच है। तो लोगों को लगने लगा कि अब तो जर्मनी का उद्धार हो जाएगा। लेकिन हिटलर यही नहीं रुका। शार्क ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा ना खर्चा किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। शार्क को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गईं। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया और ये हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायुसैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाको चने चबवा रही थी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडोचाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ ही खत्म हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब एक बार फिर से हम हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं, और ये युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी है। उस समय भारतीय समाचार पत्रों में जर्मनी की हालत पर देखिए, हिटलर रिपोर्टेड डेड, ठीक, आयरन रूल इन जर्मनी, हिटलर रिजाइन। हिटलर ने जब आत्महत्या कर ली थी उसकी पेपर की कटिंग देखिए। तो ये था पूरे द्वितीय विश्व युद्ध का ब्यौरा कि क्या हिटलर ने किया। अब हेलमुट की कहानी पे वापस आइए। नाज़ियों ने जो अपराध किए वो खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रिए में ब्लांड, नीली आंखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन, आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, ये विचार दिया। इस विचार का मतलब ये था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रह सकती थीं। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की।
लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नासियों की दलील बहुत सरल थी। जो नस्ल सबसे ताकतवर है वो जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। देखिए, हिटलर का जरा सा स्टेटमेंट देखिए। यह पृथ्वी ना तो किसी को हिस्से में मिली है और न तोहफे में। नियति ने यह उन्हें सौंपी है जिनके हृदय में इसको जीत लेने का, इसको बचाए रखने का साहस हो, जिसके पास इस पर हल चलाने की उद्यमशीलता है। इस दुनिया का सबसे बुनियादी अधिकार है जीवन का अधिकार, बशर्ते किसी के पास उसे हासिल करने की ताकत हो। इस अधिकार के आधार पर एक ऊर्जावान राष्ट्र अपने भूभाग को अपनी जनसंख्या के हिसाब से फैलाने के रास्ते ढूंढ लेगा। ये तो हिटलर की विचारधारा थी। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेनस्ट्राउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वो मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इससे मातृ देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा का पहली प्रयोगशाला बना। सत्ता में पहुंचते ही नाजियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाज या नस्लों को खत्म करना शुरू कर दिया जिन्हें वो अवांछित मानते थे। नासी शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे ही लोग वांछित थे, केवल ये ही लोग जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार की योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। ठीक वही नीली आंखों वाले नार्डिक आर्य शुद्ध थे। इसका मतलब ये निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं जिन्हें नासी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथेनेसिया कार्यक्रम के तहत बाकी नाजी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत की घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। वही हेलमुट जिसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी चैप्टर के शुरुआत में, तो उसने बहुत सारे जर्मनों को मौत की घाट उतारा था। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था। इनके अलावा भी कई नस्लें थीं जो इसी नियति के लिए अभिशप्त थीं। जर्मनी में रहने वाली जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। जिप्सी क्या होते थे? जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूहों की अपनी सामुदायिक पहचान थी। सिंती और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे। ठीक है। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मन ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों से गुलामों की तरह काम करने पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। नासी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का था। यहूदियों के प्रति नासियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। ये बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटोस यानी दड़बा कहा जाता था। मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग कर दिए गए हैं और उसे अलग करके रखना। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते थे। उनके खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। लेकिन ईसाइयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था, या धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह से
खत्म कर दिया जाए। सन 1933 से 38 तक नाजियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया। उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाके में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। ये नस्ली कल्पना लोक यानी एक ऐसा कल्पना लोक का हिटलर ने इमेजिन किया था जो सिर्फ शुद्ध नस्ल वाले हों, ठीक, जिसमें यहूदियों का कोई स्थान ना हो। तो ये एक यूटोपिया था जो कभी संभव नहीं था। आइए देखते हैं इसको समझते क्या था। युद्ध के साय में नाज़ी अपने कातिलाना नस्लवाद, कल्पनालोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला दिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक एक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता। वहाँ उनमें से ज़्यादातर मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। ये देखिए एक मालवाहक गाड़ी है जिसमें यहूदियों को गैस चैम्बर तक भर के लेके जाया जाता था। मौत का सिलसिला कब से शुरू हुआ? देखिए, पहला चरण जो बहिष्कार का था 1933 से 39 तक का, और इसमें ये कहा गया कि हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है, और इसके लिए एक अधिनियम पास किया गया, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार, सितंबर 1935 में। इसमें प्रावधान क्या क्या थे कि जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी होगी। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया और यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर भी पाबंदी लगा दी गई। ठीक, यानी कानूनन उनको बाहर निकालने की साजिश थी कानून के द्वारा। और क्या उपाय कर लिए गए? यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार किया गया, सरकारी सेवाओं से निकाल दिया गया, यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री कर ली गई। बल्कि देखिए, पार्क में जब बेंच रखी जाने लगी, ये केवल आर्यों के लिए थी, इस पर लिखा हुआ था, ठीक है, केवल आर्यों के लिए। इसके अलावा नवंबर 1938 के एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस नहस किया गया, लूटा गया, उनके घरों पर हमले हुए। यहूदी प्रार्थना घर जिसमें यहूदी अपने पूजा करते थे, ये जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। बल्कि ये देखिए, ये एक साइन बोर्ड था और इस संकेत पट में ऐलान किया गया है कि उत्तरी समुद्र स्थान क्षेत्र यहूदियों से मुक्त है, यानी यहूदी अब यहाँ नहीं है और ये मुक्त है यहूदियों से। दूसरा चरण क्या था? घेटोइजेशन आप कह सकते हैं, दड़बाबंदी, यानी एक दड़बे में पूरी तरह से बंद। दड़बा आप समझ रहे हैं ना, बहुत छोटा सा, जैसे मुर्गी का दड़बा नहीं होता है, तो छोटी सी जगह होती है। तो दूसरे चरण में दड़बाबंदी करी गई और ये कहा गया तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं। सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगा कर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी यही पहचान चिन्ह छाप दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के लोड्स एवं वारसा जैसी घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों की अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ ही समय में घेटो बस्तियों में वंचना, भुखमरी, गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। और तीसरे चरण में क्या किया? सर्वनाश के बाद 1941 के बाद, यानी
पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और ये कहा कि तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। ठीक, यदि कोई, ये देखिए, यहूदी भागने की कोशिश करता था तो जहाँ उन लोग को बंदी बना के रखा गया था यातना गृह में, चारों तरफ जो तारें लगी रहती थी उसमें करंट दौड़ता था। यदि कोई भागता था तो भागने की कोशिश में उसकी मृत्यु हो जाती थी। और ये गैस चैम्बर के बाहर देखिए कपड़ों के ढेर पड़े हुए हैं। समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर, यानी कुल मिला के यहूदियों को किसी तरह से मौत के कारखानों में, मालगाड़ियों में भर भर के लाया जाने लगा। पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों में, मुख्य रूप से बेल्जेक, ऑशविट्स, सेबिबोर, ट्रेबलिंका, चेल्मनो और मायदानिक में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया गया। ये देखिए यातना गृह था जहाँ गैस चैम्बर में उनको भरा जाता था। और अंतिम समाधान से पहले जो कैदियों के जूते छीने गए थे, देख के अंदाज़ा आपको लग सकता है कितने लोग रहे होंगे, कितने लोगों को ठूंस दिया गया होगा। ये भी एक यातना गृह था। और कितनी विडंबना है कि कैमरा मौत के मैदानों को भी खूबसूरत बना सकता है। ये एक आयरनी ही है कि कितनी खूबसूरत फ़ोटो लग रही है, कि लग रहा है कितना सुंदर दृश्य है, लेकिन दरअसल ये क्या था, एक यातना गृह था, मौत का मैदान था। अब नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति क्या थी? युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और ना ही खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को, यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और तो और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। क्या ये सारी बातें सुन के आपको लग रहा है कि जो भी सरकारें तानाशाही चाहती हैं, जो भी चाहती हैं कि सिर्फ मेरे बात में याद रखा जाए, तो ये स्वाभाविक रूप से सिलेबस चेंज होगा, एक विशेष समुदाय के प्रति नफरत करना सिखाया जाएगा। ये ढर्रा रहा है, हमेशा से सरकारों का, तानाशाहों का ये ढर्रा ही रहा है। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठन को सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फोक में दाखिल करा दिया जाता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी श्रम सेवा में शामिल हो जाते। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। युंगफोक क्या था? ये 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे थे उनके लिए एक संगठन था जिसको नाज़ी युवा संगठन बोलते थे। ये देखिए, ये सिखाया जाता था स्कूल में बच्चों को कि कैसे, कक्षा का दृश्य देखिए जरा सा क्या है। अर्नस्ट हीमर द्वारा रचित ये डोअर गिफ्ट पिज, ये विशैला मशरूम एक चित्र है और चित्र का शीर्षक इस प्रकार है कि यहूदी नाक सिरे पर मुड़ी हुई है। ये देखिए, ये बताना चाह रहे हैं कि यानी यहूदियों की नाक थोड़ी सी मुड़ी हुई है, वो देखने में अलग होते हैं। और क्या सिखाया जा रहा है?
बाकी बच्चों की हंसी ठिठोली के बीच यहूदी शिक्षक और यहूदी विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला जा रहा है। ये देखिए, ये बच्चों को निकाला जा रहा है, ये बच्चे हंस रहे हैं। ठीक है, क्या 6 से 10 साल तक की उम्र के सभी लड़कों को नाज़ी विचारधारा का शुरुआती प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें हिटलर के प्रति निष्ठा की यह शपथ लेनी पड़ती थी। हमारे फ्यूरर का प्रतिनिधित्व करने वाले इस रक्त ध्वज की उपस्थिति में मैं शपथ लेता हूँ कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक एडोल्फ हिटलर को समर्पित है। मैं उनके लिए अपना जीवन देने को इच्छुक और तैयार हूँ। ईश्वर मेरी मदद करे। जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख रॉबर्ट ले ने कहा था, हम तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। जैसे ही वह जरा सा भी सोचने लगता है, उसे लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता है। इसके बाद स्कूल, हिटलर यूथ और सैनिक सेवा का नंबर आता है। लेकिन ये सब कुछ पूरा हो जाने के बाद हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा। कब्र तक उनका यह पीछा नहीं छोड़ता है। और ये देखिए, बच्चे हैं जिन्हें मौत के कारखाने में लाया जा रहा है। यहूदी बच्चे हैं, और जहाँ उन्हें गैस से मार दिया जाएगा। और ये वो बच्चे हैं जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था और कब्जे वाले यूरोप से अधिकृत पोलैंड में बसाने के लिए भेजा जा रहा है। एक छोटा सा बच्चा है अपनी माँ के साथ, दिख रहे हैं। नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलनों को नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब देखिए, नाज़ी सोच औरतों को लेके कैसी थी, मातृत्व को लेके कैसी थी। नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार ये बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, वह यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थरदिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को ये कहा जाता था कि उनका फ़र्ज़ एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। दरअसल एक माँ चाहे तो बच्चे को किसी भी रूप में ढाल सकती है और ये हिटलर को ये बात पता थी। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थीं, उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थीं, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतजाम किया जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चा पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। और देखिए, 8 सितंबर 1934 को हिटलर ने औरतों को संबोधित करते हुए कहा था, हम इस बात को अच्छा नहीं मानते कि औरत मर्द की दुनिया में उसके मुख्य दायरे में दखल दे। हमारी नज़र में यह कुदरती बात है कि ये दोनों दुनिया एक दूसरे से अलग अलग है। ये कुदरती मानता था। जिस तरह मर्द अपने साहस के रूप में युद्ध के मोर्चे पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, उसी तरह औरतें अपने अनंत आत्म बलिदान, अनंत पीड़ा और दर्द के रूप में अपना योगदान देती हैं। हर बच्चा जो औरत संसार में लाती है वह उसके लिए एक युद्ध ही है, अपने समाज को जिंदा रखने के लिए औरत द्वारा छेड़ा गया युद्ध। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी। उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके, मुंह पर कालिख पोतकर, उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई, बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए गए। तो क्या आपकी बात समझ में आ रही है कि ऐसा नहीं है कि औरतों का सम्मान था, सिर्फ वांछित औरतों का सम्मान था जो उनके प्रोपेगेंडा को, जो हिटलर के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रही थी। अब प्रचार की कला देखिए, इस मामले में तो हिटलर जबरदस्त था, कमाल का था। नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया
और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। कहीं ऐसा तो नहीं आपको सुन के लग रहा हो कि ये सब रिपीट टेलीकास्ट फिर से कोई हो रहा है? उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द इजाद किए, वो न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेज़ों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यूथेनेसिया, चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन का आशय था कि लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। फिर से ये 1934 को ही रैली में हिटलर ने कहा था कि औरत किसी समुदाय के संरक्षण में सबसे स्थिर तत्व है। उसे इस बात का सबसे अच्छी तरह पता होता है कि अपनी नस्ल को खत्म होने से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उसी के बच्चे हैं जो इस सारी पीड़ा से सबसे पहले प्रभावित होते हैं। इसलिए हमने नस्ली समुदाय के संघर्ष में औरतों को भी वही जगह दी है जो प्रकृति और नियति के अनुसार है। शासन के समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों, इश्तिहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और काफ्तान एक ड्रेस होता है जो मतलब ऊपर से लबादा चोगा टाइप का होता है, ये पहने दिखाया जाता था। जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे में काफ़ी घुले मिले हुए थे। उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछुंदरी जीवों से की जाती थी। नाज़ीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नाज़ीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। नाज़ियों ने आबादी के सभी हिस्से को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नाज़ी ही हल कर सकते हैं। आप ज़रा सोचें कि अगर आप यहूदी औरत या गैर यहूदी जर्मन औरत हैं, तो हिटलर के विचारों का किस तरह से प्रतिक्रिया देंगी? जो लड़कियां अगर ये वीडियो सुन रही हैं तो ज़रा सोचें और बताएं। ये देखिए किस तरह से यहूदियों को पिक्चराइज किया गया कि पैसा ही यहूदी का भगवान है। पैसे के लिए वह भयानक अपराध करता है। वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि नोटों से भरे बोरे पर ना बैठ जाए, जब तक कि वह पैसों का राजा ना हो जाए। ये यहूदियों का चित्र बनाया गया। और एक और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कि जर्मन किसान तुम सिर्फ हिटलर के हो। क्यों? आज जर्मन किसान दो भयानक पाटों के बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का है, दूसरा खतरा बोल्शेविक की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करना चाहते हैं। वे दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसान को इन खतरों से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद। और ये पर्चा एक छपा था, ठीक, एक पैम्पलेट छपवाया गया था। किसानों से देखिए वोट मांगने के लिए उनको सैनिक से कंपेयर, युद्धरत सिपाही बताया गया। अब आपको क्या लगता है कि नाज़ीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही? क्या लोगों ने रिएक्शन दिया? बहुत सारे लोग नाज़ी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए, जैसा कि अभी भी लोग होते ही हैं। वे दुनिया को नाज़ी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया गया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाज़ीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाज़ी नहीं था।
बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाजीवाद का जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोध कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाजीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आग फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे। पादरी निम्योलर ने नाज़ियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाज़ी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्तापो की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। देखिए ज़रा सा क्या लिखा है। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए। मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए। मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था, इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। और फिर अंत में जब वो मेरे लिए आए, तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। जरा आप सोचें, क्या नाज़ियों द्वारा सताए गए लोगों के प्रति हमदर्दी का अभाव केवल दहशत की वजह से था? लॉरेंस रीस का कहना है कि ये मानना गलत होगा। लॉरेंस रीस ने हाल ही में अपने वृत्तचित्र द नासीद अ वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री के लिए तरह तरह के लोगों से बातचीत की। इसी सिलसिले में उन्होंने एर्ना क्रॉस से भी बात की, जो 1930 के दशक में किशोरी थीं और अब दादी बन चुकी हैं। एर्ना ने रीस से कहा, 30 के दशक में एक उम्मीद सी दिखाई देती थी। यह बेरोजगारों के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए उम्मीद का दौर था, क्योंकि हम सभी दबा कुचला महसूस करते थे। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उन दिनों तनख्वाहें बढ़ी थीं और जर्मनी को मानो अपना उद्देश्य दोबारा मिल गया था। कम से कम मुझे तो यही लगता था कि वह अच्छा दौर है, और मुझे अच्छा लगता था। तो एना क्रांत ने ये क्यों कहा कि कम से कम मुझे तो यही लगता था, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कंपैरिजन करने की कोशिश करिए। नाज़ी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, ये एक बिल्कुल अलग कहानी है। शार्लट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। शार्लट ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ी छवियों पर यकीन करने लगे थे। उन्हें सपने में अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। नाज़ी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थीं, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थीं। ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थीं। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए, सिर्फ इस दहशत की वजह से। महाध्वंस, होलोकास्ट। ये देखिए, ये जो वारसा घेटों के निवासी ने दस्तावेज इकट्ठा किए थे, उन्हें दूध के 3 टिनों में रख दिया गया था। दूध का टिन है ये देखिए। और जब यह तय दिखाई देने लगा कि अब सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो उन्होंने 1943 में तीनों कनस्तरों को अपनी अपनी काल कोठरियों के तहखाने में दबा दिया। और ये कनस्तर 1950 में लोगों के हाथ लगे, और फिर लोगों को और तमाम बातें पता चली। नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस रिस कर जर्मनी से बाहर आने लगी थी। लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाज़ा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने के और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस या होलोकास्ट भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वो युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को ये बताकर जाना चाहता है कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की यह अदम्य चाह घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुतों ने डायरियाँ लिखीं, नोटबुक लिखीं और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय ही है, तो नाज़ी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया कि किसी तरह से सारे सबूत नष्ट हो जाएं।
दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्तचित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि हैं जिन्होंने उन स्याह दिनों में प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाज़ें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। गांधी जी ने हिटलर को एक पत्र लिखा था। क्या लिखा था? गांधी जी को तो आप जानते ही हैं। प्रिय मित्र, मित्रों का यह आग्रह रहा है कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता रहा हूं, क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना धृष्टता होगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए। मुझे आपसे अपील करनी ही चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस युद्ध को रोक सकते हैं, जो मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकते हैं। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों ना हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीके का त्याग कर दिया है और इसमें उसे काफ़ी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं यह मान लेता हूँ कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। मैं हूँ आपका सच्चा मित्र, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने कोशिश की थी और हिटलर ने गांधी जी को पत्र लिखा था, रिप्लाई दिया था। हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए, गांधी जी ने हिटलर को लिखा था, तो वह संसार भर की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके में पराजय नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यह तरीका तो बिना मारे या चोट पहुंचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई ज़रूरत नहीं है, और उस विनाश शास्त्र की तो नहीं है जिसे आपने पूर्णता की चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों से ज़्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा और आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा। आप अपने देशवासियों के लिए ऐसा कोई विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिन पर उन्हें गर्व होगा। ये क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृत्य कितनी ही निपुणतापूर्वक नियोजित क्यों न किया गया हो। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोक देने की अपील करता हूँ। हृदय से आपका मित्र। इस पूरे चैप्टर को देखने में, समझने में आपको क्या समझ में आया? ये सारे प्रश्न जो यहाँ से सीधे मेंस के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, कि नाजियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा, नासीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी, ये पूरी चीज़ें आप एक बार डिटेल से और पढ़िएगा और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।